Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. I'm your English teacher Sidra. We started a lesson number 1 yesterday and we discussed the summary of lesson number 1 and completed the first paragraph of lesson number 1, the dying sun. Before starting the lecture number 2, please subscribe and like my channel. Thank you. Today we are going to take start from lesson number 1, paragraph number 2, page number 1. And we hope this page will be completed today. But first we have a review of first paragraph. In the first paragraph we studied about the stars, their size and the comparison of our planet and other planets with grains of sand. Now we start from the paragraph number 2, lesson number 1 and page number 1. The dying sun. These millions of stars are wandering about in space. कि ये लाखों सितारे खला में इधर उधर घूम फिर रहे हैं. A few farm groups with journey in company. अब इनमें से चंद एक ऐसे हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे सफ़र करते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन. लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि अकेले ही ट्रैवल करते हैं. एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर. और चूँकि ये यूनिवर्स इतनी वास्ट है, इतनी ह्यूज है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे के करीब आ जाए. फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस. और एक सितारा जो है वो अपना जो उसका ट्रैवल होता है वो मुकम्मल तन्हाई में करता है, मुकम्मल आइसोलेशन में करता है. लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन. बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक खाली समंदर पे एक बहरी जहाज़ अपना सफ़र अकेले करता है, इसी तरह से हर सितारा भी इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में अपना सफ़र अकेले तय करता है. इन अ स्केल मॉडल. अगर हम एक पैमाइशी नक्शा बनाएं इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें हम स्टार्स को कंसिडर करें कि ये शिप्स हैं, कि जो सितारे हैं वो बहरी जहाज़ हैं. द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्राम इट्स नियरेस्ट नेबर. तो हम क्या देखते हैं कि एक आम जहाज़ जो है वो अपने करीब तीन हमसाए से 10 लाख मिलियन से भी ज़्यादा फासले पर होगा. फ्राम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर एनीवेयर नियर इट. और ये एग्ज़ाम्पल उसने इसलिए दी है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या कॉज है, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे के करीब नहीं आता. क्योंकि जो यूनिवर्स है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ ही नहीं सकता. और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कभी एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे के करीब आ जाए. वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 million years ago this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. और कहता है कि हमें यकीन है कि तकरीबन कोई 2 अरब साल पहले, ये एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा कि इतना टाइम गुजर चुका है, बल्कि ये एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा है कि तकरीबन 2 अरब साल पहले ऐसा रेयर इवेंट हुआ कि जिसमें एक सितारा खला में ब्लाइंडली सफ़र करता हुआ सूरज के करीब आ गया. And that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. कि वो सूरज के करीब आ गया सफ़र करते हुए. just as the sun and moon raised tides on the earth. जैसे कि सूरज ने और चाँद ने ज़मीन की सतह पर अपनी लहरें पैदा की. so this second star must have raised tides on the surface of the sun. तो ये जो दूसरा सितारा है इसने भी ज़मीन की सतह पर ऐसा ही अमल किया होगा, यानी कि इसने ऐसे अपनी जो टाइड्स हैं वो रेस की होंगी. बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स. लेकिन ये उन टाइड्स से थोड़ी डिफरेंट होंगी विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस इन आवर ओशंस. जैसे कि जो चांद हमारे समंदरों में पैदा करता है. एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन. और जो ये लहरें हैं, एक बहुत बड़ी लहर ने सूरज की सतह पर सफ़र किया होगा. एट लास्ट फार्मिंग अ माउंटेन सो हाई. और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो क्रिएट हुआ होगा. दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, जिसको हम बहुत मुश्किल से तसव्वुर भी कर सकते हैं.
एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, और इस खलल की वजह से केम नियरर एंड नियरर, के जो सितारा करीब तर आता गया होगा, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो पहाड़ जो है वो और ज़्यादा बुलंद से बुलंद होता गया होगा। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो जो है वहाँ से मूव करे, जो दूसरा स्टार है, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, तो उसकी जो कशिश शकल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न इनटू पीसेस एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, कि ये पहाड़ी जो है वो जो बड़ा पहाड़ बना था वो टुकड़े टुकड़े हुआ होगा और इसके टुकड़े खला में इधर उधर बिखर गए होंगे। These small pieces have been going down the sun ever since, और ये जो स्मॉल पीसेस हैं तब से लेके अब तक सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होंगे। They are the planets great and small of which our earth is one, और ये जो planets हैं ये छोटे भी हैं बड़े भी हैं, और हमारी जो ज़मीन है उन planets के अंदर से एक planet है। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, कि सूरज और जो जितने भी सितारे हमें आसमान पर नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उनके ऊपर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि हमें जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो ना ही इतनी ज़्यादा सर्दी हो। और हमारा जो प्लैनेट है जिसको हम ज़मीन कहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट इन्वायरमेंट है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट नहीं है। सो ऑल्सो नो डाउट वेयर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन टुकड़ों के साथ जो भी हुआ, जो सूरज से फेंके गए होंगे, ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने शुरू हुए, अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, कि अब तक उनमें बहुत कम हीट बाकी बची। दे वार्मथ कमिंग आलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, और फिर आखिर में उनके अंदर जो हीट है वो बिल्कुल ही नहीं रही, अब वो रेडिएशन के थ्रू सूरज से हरारत लेते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, और फिर ये जो ठंडे हुए टुकड़े हैं वह गुजरने के साथ साथ इन्होंने ज़िंदगी को, यहाँ से जो ज़िंदगी है वो प्रोड्यूस होना शुरू हुई, ज़िंदगी ने जन्म लिया। वी डू नॉट नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। अब यहाँ पे राइटर इस बात को एक्नॉलेज करता है, रादर हम भी एक्नॉलेज करते हैं, एडमिट करते हैं इस बात को कि हमें नहीं पता कि लाइफ क्यों कब कैसे जो है वो पैदा हुई, कैसे वजूद में आई। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एक छोटे से जानदार से स्टार्ट हुई। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, और लेकिन वो इस तरह का ऑर्गेनिज्म था कि वो अपनी डेथ से पहले, बिफोर डेथ, उसने अपने अंदर से एक और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, और फिर ये जो एक हम्बल सी हकीर अदना सी जो एक स्टार्ट हुई थी, ऑर्गेनिज्म से लाइफ स्टार्ट हुई थी, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, तो विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो और ज़्यादा कम्प्लिकेटेड होती गई। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बींग्स हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर feelings and ambitions, their sense of beauty and the religion in which lie their highest hopes and noblest desires। और फिर वो जो एक complicated organisms या एक complicated life start हुई थी उस एक माइनर से या एक हम्बल से ऑर्गेनिज़म से, वो बाद में कन्वर्ट हुई एक कम्प्लिकेटेड थिंग में, और ऐसी ज़िंदगियों को उसने जन्म दिया जिनका सेंटर था उनकी फीलिंग्स थी, उनके एम्बिशंस थे, उनके एहसास थे, उनके ख्वाहिशात थे, उनकी सेंस ऑफ ब्यूटी थी, उनका रिलीजन था, और ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी उनकी होप्स थी, वो डिज़ायर्स थी, वो बिल्कुल पीक पे थी उनकी। तो आई होप इट वुड बी क्लियर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और बट इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज मैसेज में इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।